जी, Assalamualaikum. My name is Juman Shaban and I have done my MS in Mass Communication Studies. आज की इस डिस्कशन का पर्पस है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन को सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन सीएसएस और पीएमएस दोनों के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पीएमएस में भी ऑप्शन होती है कि आप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकें। एक मिथ समझा जाता है कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एक ही चीज़ें हैं, या मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म का फैंसी नाम है, जबकि इन रियलिटी ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये इतनी इंटर रिलेटेड हैं कि समटाइम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट्स भी इवन कंफ्यूज हो जाते हैं। हम सबसे पहले इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स को एज एन ऑप्शन सब्जेक्ट जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन क्यों ऑप्ट करना चाहिए। एक तो इसका ये भी फ़ायदा है कि ये पीएमएस में बहुत काम आता है। अगर आप सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं और बीच में आपका इरादा हो जाता है कि आप पीएमएस अटेम्प्ट कर लें, तो उसमें भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सेकेंडली, ये कभी टारगेट नहीं हुआ, और थर्डली इसका स्कोरिंग ट्रेंड बहुत अच्छा रहा है। कभी टारगेट ना होने से मुराद या गुड स्कोरिंग ट्रेंड से मुराद ये है कि अगर एक स्टूडेंट अच्छे तरीके से तैयारी करता है तो उसको कभी भी फेलियर का सामना नहीं करना पड़ता इस सब्जेक्ट को लेके, या कम मार्क्स नहीं आते, उसके अच्छा स्कोर कर जाता है। अब अगर ये बात की जाए कि कौन कौन से स्टूडेंट्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए ये स्पेसिफिक नहीं है कि आपने सोशल साइंसेस पढ़े हैं तो ही आप ये सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं, या साइंस के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सबकी लाइफ से लिंक करता है। हम सब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से न्यूज़ कंज्यूम करते हैं, इवन सोशल मीडिया से आजकल न्यूज़ कंज्यूम करते हैं, या इंफॉर्मेशन लेते हैं, या कम्युनिकेशन में किसी ना किसी तरह अटैच रहते हैं इन सब मीडियम्स को लेके। तो इट्स मीन कि इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका सोशल साइंसेस का ही बैकग्राउंड हो तो भी आप जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन को समझ सकते हैं। ना ही इसमें कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक थेरीज हैं या फिर बहुत लंबे चौड़े फिनोमेनाज हैं जो अंडरस्टैंड करने में बहुत मुश्किल हो। तो ऐसा नहीं है। थर्डली, ये भी समझा जाता है कि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, कवर नहीं हो सकेगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आप प्रॉपर स्टडी प्लान के साथ किसी भी कोर्स को कवर करने बैठते हैं, उसकी नोट्स मेकिंग करते हैं, हर टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से आप किसी भी सब्जेक्ट को ग्रिप कर सकते हैं। अगर सीएसएस के सिलेबस को सबसे पहले हम डिस्कस करें, तो उसमें 8 टॉपिक्स हैं। मैं 8 टॉपिक्स इसलिए कह रही हूँ कि आगे जितने भी इसके सब हेडर्स हैं, या जितने भी टॉपिक्स इनमें डिस्कस होते हैं, वो बेसिकली मेन टॉपिक की डोमेन से हट के नहीं है। सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन की बात की जाए, तो इसके हमने यही समझना है इसके अंदर कि मास कम्युनिकेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन का क्या प्रोसेस है, इसकी क्या टाइप्स हैं, इसके बेसिक मॉडल्स क्या हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट मॉडल्स हैं वो आपने याद कर लेने हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि एक एक मॉडल पे एक एक किताब लिखी गई हो, या एक एक मॉडल को आपने बहुत ज़्यादा इलेबोरेटिव वे में पढ़ना है, उसकी बहुत ज़्यादा थीरीज हैं, तो ऐसा नहीं है। सेकेंड हमारा टॉपिक है मास कम्युनिकेशन थीरीज। अगेन, जो इम्पोर्टेंट थीरीज हैं मास कम्युनिकेशन की, हमने उसको देखना है, उसके मॉडल्स को देखना है, उसकी प्रोपोजिशंस को देखना है, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, दैट्स इट। जब आप ये चीज़ें पढ़ते हैं थीरीज, तो जब तक आप उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं देख लेते, उसको सोसाइटी से रिलेट नहीं कर लेते, उसकी एग्जाम्पल्स नहीं देख लेते, तो थोड़ी चीज़ें समझना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जब हम थेरीज करेंगे तो हम उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को लाजमी देखेंगे, उसकी एग्जांपल्स को देखेंगे, सोसाइटी में किस तरह रिलेट कर रही है, या किस एरा में कौन सी थेरी इवेलुएट हुई। इस हवाले से हम मास कम्युनिकेशन की थेरीज को पढ़ेंगे। थर्ड हमारा टॉपिक है
ग्लोबल और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। आप इसको ग्लोबल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। इस हेडर में हमने हिस्टोरिकली कॉन्टेक्स्ट देखना है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन का, कि इंटरनेशनल कम्युनिकेशन कैसे एवोल्यूट हुई, ग्लोबलाइजेशन के क्या इफेक्ट्स हैं, टेक्नोलॉजी ने, मास मीडिया ने क्या रोल प्ले किया है अब तक, क्या नॉर्थ एंड साउथ का गैप है कम्युनिकेशन फ्लो में, किसके पास टेक्नोलॉजी की ज़्यादा एक्सेस है, किसके पास कम्युनिकेशन की ज़्यादा एक्सेस है, कौन किस तरह डोमिनेट कर रहा है सोसाइटीज़ को। सेकेंड है, फिर फोर्थ हेडर आ जाता है हमारा मीडिया एंड सोसाइटी। इसके नाम से ही पता लगता है कि हमने इंटरलिंक करना है मीडिया को सोसाइटी के साथ, या आप कह रहे हैं सोसाइटी को मीडिया के साथ। मीडिया ने क्या रोल प्ले किया है सोसाइटीज़ के लिए, मीडिया ने एज एन अवेयरनेस एजेंट क्या रोल प्ले किया है, क्या फंक्शनल अप्रोचेज रही हैं मास मीडिया की सोसाइटी को लेकर, ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करें। फिफ्थ हमारा हेडर है मास मीडिया इन पाकिस्तान। अगेन मैं आपको ये बात दोहरा दूं प्लीज़, कि जो मेन हेडर है मास मीडिया इन पाकिस्तान, लेट्स सपोज, इसके जितने भी नीचे टॉपिक्स हैं ये इस डोमेन से हटके नहीं है। इसमें यही चीज़ डिस्कस होगी कि मास मीडिया का क्या रोल रहा है पाकिस्तान में, गवर्नमेंट के क्या रिलेशंस रहे हैं प्रेस के साथ, प्रेस ने क्या रोल प्ले किया पाकिस्तान के साथ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या रोल रहा है, जो हम 24/7 टेलीविज़न पे न्यूज़ कंज्यूम करते हैं, उसका क्या रोल है हमारी लाइफ में, रेडियो का क्या रोल है, दैट्स इट। यही सब चीज़ें देखेंगे। नेक्स्ट हमारा हेडर है डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन। डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन ने क्या रोल प्ले किया है, या आप कह लें मीडिया ने क्या रोल प्ले किया है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, सोशल मार्केटिंग क्या होती है, ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इस तरह क्या पैराडाइम्स रहे हैं डेवलपमेंट को लेके, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा 7th पॉइंट है पब्लिक रिलेशंस। इसमें पीआर से रिलेटेड जितनी भी सतही बातें हैं, क्या कॉन्सेप्ट है पब्लिक रिलेशंस का, क्या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, या पीआर ऑफिशियल्स कैसे काम करते हैं, पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन क्या काम करती है, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का क्या काम है, पीआर को कैसे आप एज अ टूल ऑफ गवर्नेंस यूज़ कर सकते हो, ये सब चीज़ें हम पब्लिक रिलेशंस में देखते हैं। और लास्ट हमारा हेडर है मीडिया लॉज एंड एथिक्स। ये टिपिकली पाकिस्तान को लेके है कि पाकिस्तान में क्या क्या लॉज बने हैं आज तक मीडिया के ऊपर, प्रेस के ऊपर। पहले तो प्रेस था, उसके बाद मीडिया एवेलुएट हुआ, प्राइवेट चैनल्स आए, तो उन सब लॉज को देखेंगे हम। बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी नहीं है, एटलीस्ट आपको लॉ पता होना चाहिए और उसकी एप्लीकेशन पता होनी चाहिए कि किस तरह उसको इम्प्लीमेंट किया गया, क्या क्या उसकी लिमिटेशंस रही, एंड ऑब्वियसली मीडिया एथिक्स भी साथ साथ। जर्नलिज्म का पेपर कभी भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। जो ये 8 हेडर्स हैं इन्हीं में से हमेशा बना है। अगर आप क्वेश्चन की सोल को समझ लेते हो तो आपको आंसर करने में मुश्किल नहीं होती। मास कम्युनिकेशन का सिलेबस इस तरह से बनाया गया है, आप कह लें इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि स्टूडेंट्स को बहुत डिटेल स्टडी नहीं करनी पड़ती है बुक्स को लेकर, या बहुत लंबे लंबे फिनोमिनाज और बहुत लंबी लंबी बुक रीडिंग और डिटेल रीडिंग नहीं करनी पड़ती। आपको एक चीज़ को समझना है बेसिकली, और देन उसको देखना है आपके इर्द गिर्द जो भी आपका मीडिया जिस तरह वर्क कर रहा है या करता आया है, इन चीज़ों को आपने रिलेट करना है। अब हम CSS 2021 के पेपर को अगर डिस्कस करें जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन को, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आप सबको पता है, MCQs को लेके होता है, जिसमें आपको 20 MCQs आते हैं। अगर एक स्टूडेंट ने डिटेल स्टडी किया है अपने सिलेबस को तो उसको MCQs अटैम्प्ट करने में कोई मुश्किल नहीं होती। MCQs बहुत कम ही होता है कि करंट अफेयर्स पे से हैं, अदरवाइज जो आपके सिलेबस में है मैथ्स कम्युनिकेशन के और जर्नलिज्म के उसी में से आता है MCQs। तो अगर आप लास्ट 10 ईयर्स के MCQs पढ़ लेते हैं, 5 ईयर्स के पढ़ लेते हैं, तो आपको बहुत हेल्पफुल हो जाता है MCQs अटैम्प्ट करने में। और उसके बाद अगर आपने सिलेबस वंस अगेन थॉरली स्टडी किया है, उस चीज़ को समझा है, तो आपके लिए MCQs अटैम्प्ट करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारे पास, कम्युनिकेशन एज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग चेंज।
इसमें उसने पूछा है कि कम्युनिकेशन को क्या आप प्रोसेस समझते हैं शेयर्ड मीनिंग्स क्रिएट करने के लिए। इसको एक्सप्लेन करना था हमें। जब वो एक्सप्लेन की बात करते हैं ना, तो आप स्टूडेंट के पास लूप होल्स आते हैं। वो क्वेश्चन कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है एक्सप्लेनेशन में। तो हम इसका इंट्रोडक्शन देते हैं कि जी कम्युनिकेशन तो है ही एक प्रोसेस जिसमें आप शेयर्ड मीनिंग्स क्रिएट करते हो, अगले बंदे को अपनी बात समझाते हो, या कुछ भी आपने एलैबोरेट करना था इंट्रोडक्शन में इस क्वेश्चन को, इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए। सेकेंडली फिर आप कम्युनिकेशन को डिफाइन करते हैं और स्पेसिफिकली वो डेफिनेशन उठाते हैं जो इस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रही है, जो पीयरसन एंड नेल्सन ने कहा था कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग मीनिंग। देन आपको एलैबोरेट करना था 3 to 4 लाइन्स में या एक पैराग्राफ में कह लें कि प्रोसेस क्या होता है, शेयरिंग क्या होती है, मीनिंग क्या होता है, कम्युनिकेशन में प्रोसेस का क्या रोल है, शेयरिंग का क्या रोल है, या मीनिंग का क्या रोल है, ऐसे कह लें आप। उसके बाद आपने कंपोनेंट्स बताने थे कम्युनिकेशन के, जिसमें इनकोडर, सेंडर, मैसेज चैनल, देन डिकोडिंग रिसीवर, फीडबैक, एनवायरनमेंट, कॉन्टेक्स्ट एंड इंटरफेरेंस या नॉइज कह लें। किस तरह फिर आपने इसमें एलैबोरेट करना था, एग्जांपल्स देनी थी कि किस तरह एक इनकोडर या सेंडर है, वो एक टाइम पे सेंडर का रोल प्ले कर रहा होता है, सोर्स का रोल प्ले कर रहा होता है, और एट द सेम टाइम जब क्वेश्चन आस्क करता है या उसको जो कोई फीडबैक आता है और उसका वो जवाब देता है, तो वो जब वो फीडबैक रिसीव कर रहा होता है तो वो एज अ रिसीवर का काम भी कर रहा होता है सोर्स। तो इस तरह कम्युनिकेशन जो है वो प्रोसेस है शेयर्ड मीनिंग्स क्रिएट करने का। और देन आप ट्रांजैक्शनल मॉडल डायग्राम बना देते जिसमें आप ये सारे कंपोनेंट्स को लिख देते और एक डायग्राम बन जाती है ट्रांजैक्शनल मॉडल डायग्राम जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो उसने पूछा था, क्वेश्चन के 2 पार्ट्स थे, मॉडल ऑफ अडॉप्शन एंड डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, और सेकंड पार्ट था क्वालिटीज ऑफ इनोवेशन बतानी थी। अच्छा मैं ये बात बताती चलूँ, जो पिछला क्वेश्चन था कम्युनिकेशन एज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग शेयर्ड मीनिंग्स, ये हमारे फर्स्ट जो सिलेबस है उसके फर्स्ट पार्ट में से आया है। डायरेक्ट क्वेश्चन था, उसने एग्जामिनर ने बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए कह ली कि एक स्टेटमेंट दे दी जिसको उसने एलैबोरेट करने के लिए कह दिया, लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। इसी तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, और पेपर की बात की जाए अकॉर्डिंगली तो क्वेश्चन नंबर 3 है, मॉडल ऑफ अडॉप्शन एंड डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन एंड क्वालिटीज ऑफ इनोवेशन। ये मैंने क्वेश्चन को तोड़ कर लिखा है, बेसिकली ये एक ही क्वेश्चन था लेकिन उसने हमसे 2 बातें पूछी हैं। ये सिलेबस के सेकंड पार्ट में से है, मैथ्स कम्युनिकेशन थेरीज में से। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसने थेरीज पूछी हैं आपसे। जब आप थेरीज पढ़ते हैं तो आप ऑब्वियसली इसकी प्रोपोजिशन, लिमिटेशन और एप्लीकेशन पढ़ते हैं, तो ये उसमें से था। सबसे पहले आपने इसका इंट्रोडक्शन लिखना था जिसमें आपने बेसिकली थेरी का इंट्रोडक्शन देना था कि ये थेरी किसने डेवलप की, क्यों डेवलप की, क्या बैकग्राउंड रहा था इसका, क्या रीज़न आई थी। फिर उसकी प्रोपोजिशंस लिखते हैं। फिर आप नेक्स्ट, क्योंकि 20 मार्क्स का पेपर है तो आपको हर चीज़ एलैबोरेट करनी पड़ती है। देन आप फिर मॉडल डायग्राम बनाते हैं इसकी। इस थेरी के साथ तो मॉडल डायग्राम के बगैर तो ये थेरी आप लिख ही नहीं सकते। तो मॉडल डायग्राम बनानी थी कि इनोवेटर्स क्या होते हैं, और फिर मॉडल डायग्राम्स में आपने ये जब चीज़ें हाईलाइट करनी थी, इनोवेटर्स, अर्ली अडॉप्टर्स, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी, अर्ली गार्ड्स। देन आपने उसकी एक्सप्लेन करना था कि इनोवेटर्स कौन होते हैं, अर्ली अडॉप्टर्स कौन होते हैं। एक एक पॉइंट को आपने एक एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना था। इस तरह क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था क्वालिटीज ऑफ इनोवेशन, तो आपने उसमें क्वालिटीज ऑफ इनोवेशन बतानी थी। यही क्वालिटीज ऑफ इनोवेशन इस थ्योरी के साथ ही आई थी, तो आपने हमेशा इसके साथ ही रही हैं, तो आपने इसी तरह इनको एलैबोरेट कर देना था कि रिलेटिव एडवांटेजेस क्या होता है, कंपैटिबिलिटी क्या होती है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ट्रायलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी। ये क्वालिटीज़ हों किसी भी इनोवेशन में तो ही वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ हो सकती है, अडॉप्ट की जा सकती है। कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी आइडिया डिफ्यूज़ करने के लिए आपके इनोवेशन में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अनइक्वल इंफॉर्मेशन फ्लो कॉजेज कल्चरल इंपीरियलिज्म एंड डिमिनिशेस नेशनल सॉवरेनिटी। ये क्वेश्चन हमारा थर्ड पार्ट में से आया सिलेबस का। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे ही प्रिपेयर करते हैं जब हम अपना सिलेबस कवर कर रहे होते हैं। इसमें सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना था जिसमें आप कि किस तरह अनइक्वल इंफॉर्मेशन होता आया है और आज भी होता आ रहा है,
इसमें नॉर्थ साउथ का गैप आपने मेंशन करना था कि इम्बैलेंस फ्लो है इंफॉर्मेशन को लेके आज तक। नॉर्थ के कंट्रीज में ज़्यादा इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी एडवांस है, साउथ में उस तरह से नहीं है। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को किस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं। सेकंड, आप मैकब्राइड कमीशन का हवाला दे सकते थे हेडर बना के बैलेंस्ड वर्सेस फ्री फ्लो, कि मैकब्राइड कमीशन में ये चीज़ डिस्कस की गई थी कि बैलेंस इज समथिंग एल्स और फ्री फ्लो इज समथिंग एल्स। फिर आप चौथी हेडिंग बनाते कि कल्चर इंपीरियलिज्म, इस तरह आप इस डायमेंशन में लेके आप इसको चलते। ये आपकी सिमेट्री होती क्वेश्चन की, तो बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया जा सकता था ये क्वेश्चन। कल्चर इंपीरियलिज्म बताते कि वो क्या होता है, उसके जो भी पॉइंट्स थे उसकी एग्जांपल्स देते पाकिस्तानी सोसाइटी के लिहाज से, किस तरह कल्चर इंपीरियलिज्म होता आया है, क्या क्या इसके एग्जांपल्स हैं, किस तरह जो नेशंस हैं वो डोमिनेट हो जाती हैं डेवलप नेशन से, आपके लाइफस्टाइल्स पे, फूड हैबिट्स पे, ड्रेसिंग पे, लैंग्वेज पे, इवन मीडिया कंटेंट पे, फेस्टिवल्स पे क्या क्या असर आता है। ये सब चीज़ें आपने डिस्कस करनी थी। और फिर बताना था कि जो इम्बैलेंस इंफॉर्मेशन फ्लो है, ये किस तरह नेशनल सोवरेनिटी करता है, जिसमें ऑपरेशन वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर, इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते थे, जिसमें कंट्रीज की अपनी लैंग्वेज और कल्चर तो होता है, लेकिन फिर भी जो कल्चर इंपीरियलिज्म है वो उसको पुश करता है कि वो दूसरे कल्चर की एटीट्यूड्स को और वैल्यूज को अडॉप्ट करे, क्योंकि वो देखा जाता है कि वो डोमिनेट कर रहा होता है, उसकी सर्कुलेशन आपकी सर्कुलेशन से ज्यादा होती है। इस सिमेट्री में आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। अगेन ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने पूछा है आपसे प्रेस का क्या रोल रहा है इन क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, ये आपने एक्सप्लेन करना था। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके सिलेबस के 5th टॉपिक में से आया है, मैस मीडिया इन पाकिस्तान। इसमें सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना था कि जर्नलिस्ट का क्या रोल रहा है, प्रेस का क्या रोल रहा है। अब तो प्रेस थी, तो जर्नलिस्ट और प्रेस का क्या रोल रहा है फ्रीडम मूवमेंट में या नेशनल स्ट्रगल में, इस चीज़ को आप एलैबोरेट करते। फिर आप बताते कि पावरफुल एजेंट के तौर पर इसने काम किया, पब्लिक ओपिनियन बनाई और सपोर्ट हासिल की पब्लिक की पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए। देन आपकी नेक्स्ट हेडिंग होती है कि रोल ऑफ प्रेस इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में क्या रोल रहा, ये आपने बहुत ब्रीफ बताना है। इंट्रोडक्शन भी बहुत ब्रीफ होना चाहिए आपका, और ये जो रोल ऑफ प्रेस इन 19th सेंचुरी, ये भी बहुत ब्रीफ होना था, जिसमें आप थोड़ा सा एलैबोरेट कर देते कि जी प्रेस का पहले क्या एटीट्यूड था 1857 से, और बाद में उसका क्या एटीट्यूड था। पहले तो प्रेस बहुत रेवोल्यूशनरी था क्योंकि वही कॉजेज बने 1857 के, लेकिन बाद में बहुत प्रेस का एटीट्यूड हम्बल हो गया। देन उसके बाद आप कुछ अखबारों के नाम बता देते जब तो जो अखबार वहाँ पे तब पब्लिश हो रही थी। उसके बाद सर सैयद अहमद की बात की जाती कि उनके कौन कौन से मैगजीन थे या उन्होंने क्या रोल प्ले किया। ये सब आपने पैराग्राफ में बतानी, इनकी सेपरेट हेडर्स नहीं होने चाहिए, ये को क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। फिर उसके बाद सर सैयद अहमद के बाद अब्दुल हलीम शारर इम्पॉर्टेंट थे, और हसन महानी। इन चीज़ों को आप ऑप्शनल भी रख सकते थे, क्योंकि समटाइम कुछ स्टूडेंट्स की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है पेपर करते हुए, लेकिन अगर आपकी स्पीड कम है तो आप इसको थोड़ा कम कर देते। आप बस रोल ऑफ प्रेस बता देते, या फिर सर सैयद अहमद की बात तो लाजमी करते, क्योंकि उन्होंने तो एक रोल प्ले किया है, एमिनेंट रोल। उसके बाद हम, क्योंकि क्वेश्चन है क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान में, तो हमने बेसिकली पाकिस्तान मूवमेंट और पॉलिटिकल मूवमेंट जो भी कह लें आप, उस हवाले से बात करनी है। तो हम 20th सेंचुरी की जो प्रेस थी उस पर ज़्यादा जोर देंगे। तो 20th सेंचुरी में जो प्रेस थी, जिसमें फेमस है कॉमरेड है, हमदर्द है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के, इनको आप एक्सप्लेन करते हैं। अल हिलाल है मौलाना कलाम आज़ाद का, या ज़मींदार कह लें, ये बहुत फेमस अखबार हैं तब के, जिन्होंने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया मुस्लिम सेंटिमेंट्स को अवेक करने के लिए, उनको उजागर करने के लिए। और देन मुस्लिम फ्रेंड्स इन 1940 जब पॉलिटिकल मूवमेंट बहुत अपने पीक पे थी, जब जितनी भी एट्रोसिटी हो चुकी थी, जिनको एड्रेस करना था कांग्रेस मिनिस्ट्रीज की वजह से, तो ये 4 अखबारों ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था, जिसको आपने डिटेल में लिखना है कि ज़मींदार कब आया, कब शाया होना शुरू हुआ, उसकी कितनी पब्लिकेशन थी, उसका मोटिव क्या था, उसके एडिटोरियल्स किस टाइप के थे। इसी तरह हमारे वक्त एहसान और डॉन को आपने, इन चारों अखबार को बहुत डिटेल पे आपने एक्सप्लेन करना था। ये सिमेट्री में आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट हो सकता था।
और कोई इसको अगर आपको फैक्ट्स याद हैं, बहुत लंबे चौड़े फैक्ट्स नहीं, जब आपको पता लग जाता है कि जी एक चीज़ का अखबार का क्या एडिटोरियल पॉलिसी है उनकी, या वो अखबार किस चीज़ को लेके चल रहा है, तो आप उस चीज़ को लिख सकते हैं बहुत ईजीली। तो ये चीज़ें अगर आप इस तरह से इस सिमेट्री में प्रेजेंट करते को एग्जामिनर को, तो उसको समझने में भी प्रॉब्लम नहीं होती कि आपके पास नॉलेज है, और आपको भी बताने में प्रॉब्लम नहीं होती है, आपको भी क्वेश्चन ऑर्गेनाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन जो थे, न्यूज़पेपर आर अज्यूम्ड टू बी अनबायस्ड एंड ऑब्जेक्टिव, जबकि पब्लिक प्रोफेशनल्स आर नॉट। ये उसने क्वेश्चन पूछा था कि आपको क्या लगता है, या ऐसा अज्यूम किया जाता है कि जो न्यूज़पेपर है वो अनबायस्ड और ऑब्जेक्टिव होते हैं, और जो पब्लिक रिलेशन प्रोफेशनल्स होते हैं वो नहीं होते, वो अनबायस्ड होते हैं या अनऑब्जेक्टिव होते हैं। ये क्वेश्चन था, इसमें आपने अपने आर्ग्यूमेंट्स लिखने थे। आप ऐसा क्यों अज्यूम करते हैं, नॉर्मली ऐसा क्यों अज्यूम किया जाता है कि जो न्यूज़पेपर है वो ऑब्जेक्टिव रोल प्ले करता है, वो अनबायस्ड होता है, और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स या पब्लिक रिलेशन प्रोफेशनल्स अनबायस्ड नहीं होते। उसका सीधा रीज़न था, इसके आप सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन बनाते जिसमें आप ये बताते कि जी जो न्यूज़पेपर का रोल है या न्यूज़पेपर का जो फंक्शन है वो टोटली डिफरेंट है पब्लिक रिलेशन प्रोफेशनल से, इसलिए इनके अजम्पशन भी डिफरेंट है। जो न्यूज़पेपर है उसके उसकी जो ऑडियंस है, या उसके जो रीडर्स हैं, या मैस मीडिया है उसके जो रीडर्स हैं, जो उसके व्यूअर्स हैं, वो डिफरेंट हैं, उसका रोल डिफरेंट है, उसका फंक्शन डिफरेंट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर से, इसलिए ये अजम्पशन क्रिएट हो जाती है कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स अनबायस्ड नहीं हैं, वो अनऑब्जेक्टिव हैं, और न्यूज़पेपर अनबायस्ड और ऑब्जेक्टिव। इसके आर्ग्यूमेंट्स आप इस तरह, मैंने आपको पहले भी बताया, इसके आप आर्ग्यूमेंट्स इस तरह बेस कर सकते थे। सबसे पहले तो आपने इंट्रोडक्शन में अपना जो स्टेटमेंट है उसको सपोर्ट करना था। सेकेंडली आपने आर्ग्यूमेंट्स देने थे जो आपके न्यूज़पेपर के और पीआर ऑफ प्रोफेशनल्स के इंटरेस्ट और फंक्शन पे बेस करते कि जी न्यूज़पेपर को तो काम इन्फॉर्म करना है पब्लिक को, जबकि पीआर ऑफिशियल्स जो हैं वो आपको पता है गुड इमेज क्रिएट करने के लिए काम करते हैं। इसी तरह न्यूज़पेपर का काम तो इंटरप्रेट करना, फैक्ट्स और न्यूज़ देना, जबकि पीआर का काम है मेंटेन गुडविल। ये तो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको इस तरह लिख दी हैं जो इनके इंटरेस्ट और फंक्शंस पे बेस करते हैं। तो ये आप इस तरह से अपना क्वेश्चन लेके चलते हैं जिसमें आप बताते हैं उनको, अपने आर्गूमेंट्स देते हैं कि क्यों ये समझा जाता है कि न्यूज़पेपर अनबायस्ड है और ऑब्जेक्टिव है जबकि पीआर ऑफिशियल्स नहीं है। तो आपका क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता। ये क्वेश्चन आपका सिलेबस के 7th पार्ट में से आया है, पब्लिक रिलेशंस में से। अगेन अगर आपने सिलेबस को या पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स को के रोल को अच्छे तरीके से पढ़ा है, इसी तरह आपने कम्युनिकेशन में, मैस मीडिया में न्यूज़पेपर के रोल को अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो इसके कंपैरिजन करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। हाँ, ये आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन है और 20 मार्क्स क्वेश्चन है, तो इस तरह नहीं हो सकता कि आप एक साइड पे लिखें जी न्यूज़पेपर्स, बीच में लाइन लगा दें और लिख दें जी एक साइड पे कि न्यूज़पेपर्स जो हैं वो इसलिए अनबाइस्ड हैं, ये रीजंस हैं, और एक साइड पे आप लिख दें जी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स इसलिए अनबाइस्ड नहीं अज्यूम किए जाते और ऑब्जेक्टिव नहीं अज्यूम किए जाते। तो ऐसे नहीं आपने इसको अटेम्प्ट करना था, इसको आपने पैराग्राफ की सूरत ही अटेम्प्ट करना था, और इसके जो भी आपका आर्ग्यूमेंट था वो आपने हाईलाइट करके लिखना देना था, और उसके बाद उसकी अपनी डिटेल लिखते जाने थे एक एक पैराग्राफ के अंदर। इस तरह आप जितने भी आप आर्ग्यूमेंट्स बना लेते बेहतर था। सेकेंड, उसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी आर्गुमेंटेटिव है कि हमारा मीडिया जो है वो फेल हो चुका है, हैज आवर मीडिया फेल टू डेवलप अ कोड ऑफ एथिक्स एज एन इंस्टीट्यूशन। इसमें भी आपने आर्गुमेंट देने थे। सबसे पहले मीडिया फैक्टर्स हैं क्या, वो आप बता देते। मेजरली फैक्टर्स जो आपस में एक तो इंटर रिलेट भी करते हैं, और उनका सबसे पहले अगर हम बात की जाए जो जर्नलिस्ट को लेकर रीज़न है कि कोड ऑफ एथिक्स नहीं बन सके, तो जर्नलिस्ट की आपने बतानी थी कि जर्नलिस्ट themselves एक रीजंस हैं, उनका आप कह लें बैकग्राउंड क्या है, वो किस कैलिबर पे काम कर रहे हैं, या उनका बीट क्या है, ये सब चीज़ें डिपेंड करते हैं। इसी तरह नॉन जर्नलिस्ट भी होते हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं जर्नलिस्ट को, जिसमें मीडिया ऑनर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं,
पॉलिटिशियंस होते हैं या एडवर्टीजर्स का एक मेन, आपको पता है मीडिया में इशू रहा है, या फिर एक ऑडियंस की भी बात कर ली जाए, तो ये चीज़ें होती हैं कि जो इन्फ्लुएंस करती हैं मीडिया को, जो कोड ऑफ एथिक्स समटाइम्स नहीं फॉलो कर रहे होते। एक बहुत बड़ी एग्जांपल इसकी ऐसे है कि अर्ली मीडिया था, पाकिस्तान में अर्थक्वेक आया था, तो उसकी रिपोर्टिंग में बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई पाकिस्तानी मीडिया से। इसी तरह अभी रिसेंटली जो आप उसको कोट कर सकते थे, फिर जो एडवर्टीजमेंट में एथिकल इश्यूज आए हैं रिसेंटली, आप उनको कोट कर सकते थे। फिर उसके बाद ये सारी एग्जांपल्स आपने साथ साथ लिखनी थी जितने भी आप आर्ग्यूमेंट्स देते। उसके बाद जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और इंडस्ट्री स्ट्रक्चर्स हैं, वो उनका फेलियर है कि वो एज एन इंस्टीट्यूशन कोड ऑफ एथिक्स को नहीं अडॉप्ट कर सके या डेवलप कर सके। और उसके बाद ब्रॉडर सोसाइटल कंसिडरेशंस होती हैं आपके, ऑब्वियसली कल्चरल कंस्ट्रेंट्स होते हैं या कुछ भी, ये सब चीज़ें आपने एग्जांपल्स के साथ मेंशन करनी थी। और अगर आपकी राइटिंग स्पीड अगेन अच्छी है और आपने क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है, तो आप लास्ट में एज एन इंस्टीट्यूशन जो फेलियर्स आए हैं उनको भी डिस्कस कर सकते थे कि पैमराइट सेल्फ कंफ्यूज है, या उसकी जो उसका जो रोल है वो इतना इफेक्टिव नहीं है, उसमें आपको पता है कि पॉलिटिसाइजेशन थी, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती थी, ये चीज़ें आप साथ साथ भी डिस्कस कर सकते थे इन फैक्टर्स के, और एंड पे कंक्लूजन के तौर पे भी आप इसको लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन हमारा होता है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के पेपर में, जिसमें आपको नोट्स लिखने के लिए 3 नोट्स आए थे। सबसे पहला था ग्लोबलाइजेशन, ये 10 मार्क्स का होता है, आपने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। लोकलाइजेशन अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में से आया है। ये आपका सिलेबस का 6th पार्ट है, डेवलपमेंट स्पोर्ट कम्युनिकेशन, जिसमें से उठाया गया है। 10 नंबर का नोट लिखना था आपने। इसमें आप सबसे पहले ये बता देते कि ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, फिर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बता देते ग्लोबलाइजेशन की कि किस तरह ग्लोबलाइजेशन की वजह से इन्फ्लुएंस हुआ है और ये वहाँ से टर्म निकली है। फिर आप ग्लोबलाइजेशन और मास मीडिया का रिलेशन बता देते कि ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन भी टेक्नोलॉजी की वजह से हुई है, तो ग्लोबलाइजेशन भी उसी का पार्ट है, तो ये इस तरह मास मीडिया को और ग्लोबलाइजेशन को रिलेट कर देते। और ये मैंने एंड पे जरूर लिखा है कि एग्जांपल्स देते विद रेफरेंस टू पाकिस्तान सोसाइटी, लेकिन ये आपने साथ साथ एग्जांपल देनी थी जब आपने ग्लोबलाइजेशन और मास मीडिया की बात करनी थी, आपने अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन की बात करनी थी। तो हमारे पास बहुत सी ऐसी आउटलेट हैं, इंटरनेशनल आउटलेट, जो ग्लोबलाइजेशन की एग्जाम्पल हैं, तो ये सब चीज़ें आपने इसमें मैंशन करनी थी। सेकेंड हमारा नोट था लाइबल एंड डिफेमेशन। ओके, अगेन ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है लाइबल एंड डिफेमेशन का। ये मीडिया लॉज एंड एथिक्स जो हमारे सिलेबस का 8th पार्ट है उसमें से उठाया गया है। डिफामेशन की आगे से 2 टाइप्स होती हैं, जिसमें लाइबल और स्लैंडर होता है। तो आप इसको इस तरह से स्टार्ट कर सकते थे, सबसे पहले आप डिफेमेशन को एक्सप्लेन कर देते, डेफिनेशन बता देते हो और थोड़ी सी 4-5 लाइनों में उसको एलाबरेट कर देते। देन आप टाइप्स बता देते डिफेमेशन की कि लाइबल इटसेल्फ एक डिफेमेशन की टाइप है और स्लैंडर इसका सेकेंड टाइप है। फिर आप, क्योंकि लाइबल और डिफेमेशन की बात हुई है, तो आप लाइबल को आगे से एलैबोरेट करना है। तो आप लॉ ऑफ लाइबल बता देते कि पाकिस्तान में क्या लॉ है इस चीज को लेकर कि कोई भी आपने, लाइबल एक ऐसा ऑफेंस होता है जो मतलब जनरली समटाइम इंटेंशनली और अनइंटेंशनली कर जाते हैं, किसी को किसी के बारे में भी गलत बात लिखकर या किसी की सेंटिमेंट्स को हर्ट करके या उसको डीफेम करने के लिए स्लॉन्डर वर्बली कहा जाता है। और लाइबल, सॉरी, जो लाइबल है वो, जी, हम डेफिनेशन ऑफ डिफेमेशन की बात कर रहे थे, टाइप्स ऑफ डिफेमेशन जिसमें लाइबल और स्लैंडर है। फिर आपने लॉ ऑफ लाइबल लिखना था कि सिविल लाइबल क्या है, क्रिमिनल लाइबल क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली 10 मार्क्स का है और लॉ में कोई ऐसी चीज नहीं होती जो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन की जाए या जिसकी बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन डिमांड हो। तो आपने ये
3 to 4 लाइन्स में इनको थोड़ा-थोड़ा इलैबोरेट कर देना था। और फिर आप ये भी बता सकते हैं कि अगर आपकी अगेन आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है, आपके पास टाइम बच गया था, तो आप डिफेंस अगेंस्ट लाइबल कैसे किया जाता है? अगर किसी को ऑफेंसिव रिमार्क्स चले जाते हैं किसी जर्नलिस्ट से, या इंटेंशनली या अनइंटेंशनली अगेन, तो वो किस तरह उसको जस्टिफाई कर सकता है? अगर वो उस चीज़ को ट्रुथ समझता है तो ऑब्वियसली वो उसको जस्टिफाई करता है, या कोई प्रिविलेज के कॉन्टेक्स्ट में चला जाता है, या उसको वो इस चीज़ को इस तरह भी जस्टिफाई कर सकता है कि उसने फेयर कमेंट किया था, या फिर सबसे आखिरी हल होता है कि वो अपॉलॉजी कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नोट है हमारा सोशल मीडिया एज ए न्यूज़ सर्विस पे। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी कह सकते हैं और इसको इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी कह सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन इस हवाले से कि हम सबको पता है कि सोशल मीडिया अब बहुत ज़्यादा न्यूज़ सर्विस का काम कर रहा है। हम सब अब इतना प्रिंट मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इतना रिलाई नहीं कर रहे होते। अब आजकल के ज़माने में जितना हम सोशल मीडिया पे रिलाई कर रहे होते हैं। इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसमें आप बता देते हैं कि यूज़ ऑफ सोशल मीडिया एज़ अ न्यूज़ सोर्स के किस तरह क्या-क्या सोर्सेज़ हैं अब। इसमें ट्विटर की बात कर देते हैं आप, फेसबुक की बात कर देते हैं, जिस तरह भी सोशल मीडिया की ऐप्स हैं इनका हवाला दे सकते थे। ट्रेडिशनल मीडिया किस तरह काम करता था और न्यू मीडिया किस तरह काम कर रहा है। न्यू मीडिया से मुराद सोशल मीडिया है। इसमें आपने थोड़ा-सा एलैबोरेट कर देना था कि ट्रेडिशनल मीडिया की न्यूज़ सर्विस कैसी थी और न्यू मीडिया की। ऑब्वियसली ट्रेडिशनल मीडिया के लिए आपको टाइम निकालना पड़ता था, बैठना पड़ता था या पढ़ना पड़ता था। लेकिन न्यू मीडिया जो सोशल मीडिया है, ये इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सेंसेस भी एंगेज नहीं करनी है आपने। बहुत ईज़िली एक्सेसिबल है। ये सब चीज़ें आप इसमें बता देते कि क्या डिफ़रेंस है। फिर सोशल मीडिया एंड डिजिटल जर्नलिज़्म, ये आजकल बहुत ज़्यादा अरूज पे है। लोग बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग करते हैं, लोग बहुत ज़्यादा ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी न्यूज़ प्रिंट में उसको आने के लिए तो 1 दिन का ऑब्वियसली वेट करना पड़ता है, या टीवी में आने के लिए रिपोर्टर को वहाँ पहुँचना पड़ता है। लेकिन जो भी वहाँ पे एक जर्नलिस्ट के बैकग्राउंड नहीं भी है उस इंसान का, तो वो भी डिजिटल जर्नलिज्म में आजकल इन्वॉल्व है। वो कोई ट्वीट कर देता है या कोई स्टेटस अपलोड कर देता है जो किसी भी बारे में, किसी भी इंसिडेंट के बारे में आपको रिपोर्ट कर देता है। तो ये आजकल डिजिटल जर्नलिज्म इस तरह काम करी है। इस चीज़ के हवाला आप दे देते, फिर आप सिग्निफिकेंस बता देते कि सोशल मीडिया की कितनी इंपॉर्टेंस है आजकल एज ए न्यूज़ सर्विस में, क्योंकि इसके फॉलोइंग फैक्टर्स हैं कि सोशल मीडिया इमीडिएसी है, मतलब आपको ईजिली एक्सेसिबल है, वेट नहीं करना पड़ता, बस आपके पास इंटरनेट होनी चाहिए और देन आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन को। फिर पब्लिक बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही है सोशल मीडिया को, और देन आप ये एलैबोरेट कर देते कि आजकल ये इंपॉर्टेंट सोर्स बना हुआ है न्यूज़ ऑब्टेन के लिए। ये जितने भी हेडर्स मैंने बनाए हैं, ये सब आप भी वहाँ पे हेडर बना के अगर 5 to 6 लाइन्स में एलैबोरेट करते हैं तो आपकी क्वेश्चन की एक तो लेंथ भी बहुत अच्छी बन जाती है, और इसके अलावा एग्जामिनर को भी अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम नहीं होती है कि स्टूडेंट को उसको समझ आ जाती है कि नॉलेज है। अगर आप एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ते हैं CSS 2018 की आई गेस, तो उसमें एग्जामिनर को ये शिकायत रहती है कि समटाइम्स स्टूडेंट्स को सोल समझ नहीं आ रही होती क्वेश्चन की। या फिर 2017 की बात की जाए तो उसमें उसने एक बात